जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस पावन दिवस पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वे सभी गुरुजन जिन्होंने मुझे जीवन के पथ की पहचान कराई और हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, उन सबको मेरा सादर प्रणाम। वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वे विद्यार्थीगण ही थे जिन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं एक शिक्षक के रूप में उनके सामने आया। वह विद्यार्थीगण जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मेरा यही संदेश है कि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि मनुष्य है वह जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक एक विद्यार्थी ही रहता है। मैं खुद भी एक विद्यार्थी हूँ। कभी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ या मैं एक शिक्षक हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा है जिसमें हमें विद्या का एक अच्छा अर्जन करके एक नया मुकाम है वो हासिल करना पड़ता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका प्रथम गुरु है वो उसकी माँ, उसका परिवार और उसका समाज होता है, जहाँ वो अपने संस्कारों में ढलता है। दूसरा, जब विद्या अर्जन करने के लिए विद्यालय स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे जब ज्ञान अर्जन करता है और अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो वहाँ उसे अनेक प्रकार के गुरुजन मिलते हैं जो उसे ज्ञान का संचित कोष प्रदान करते हैं। तीसरे, उस व्यक्ति के जीवन में अनेक मित्र आते हैं जो उसको अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मित्र मिलेंगे जो उसको समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा गुरु है ये समय। वह समय जो एक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति से उसकी सफलताएं असफलताओं सभी से अवगत करा देता है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता है। तो ये चारों गुरु हमारे जीवन में अपना महान स्थान रखते हैं। परिवार, फिर गुरु, फिर मित्र और ये समय, ये सब मिलकर हमारा एक सर्वांगीण विकास करते हैं। तो अतः आज के इस पावन पर्व की एक बार फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा यही संदेश आप सबको है कि आप जिनसे आपको ज्ञान, थोड़ा सा भी ज्ञान यदि मिलता है, उसका आप दिल से सम्मान करें और हमेशा सकारात्मक बने रहें। अपने आप आपको सफलता मिलती रहेगी। अब हम अपने बिंदु पे आते हैं। जो हमने सामान्य हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला हमने चला रखी है, उसमें वर्ण विचार का बिंदु हमने कंप्लीट कर दिया है लगभग। आज उसके हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो इस छोटे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैंने पिछली कक्षा में आपको इन 4 बिंदुओं के बारे में पूछा था, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाजा है बहुत ही कम बच्चों ने इसका मुझे आंसर दिया है। कारण क्या है, वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, या तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, या जानकारी है या वो इसका जवाब देना उचित नहीं समझते। ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस टॉपिक से बहुत बार परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा ये टॉपिक आपका आज क्लियर हो जाए। ये जो 4 बिंदु हैं इनका ध्यान रखो। जो सबसे ऊपर बिंदु लगती है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ये केवल स्वरों के ऊपर लगती है। ये बिंदु है, ये पंचम अक्षर कहलाती है, पंचम अक्षर के लगती है। यह मात्र व्यंजन वर्णमाला में क वर्ग के पंचम अक्षर में लगती है। ये जो नीचे बिंदु लगती है इसको ताड़नजात कहते हैं। ताड़नजात द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह ट वर्ग के मात्र 2 अक्षरों पे लगती है, अड़ और अढ़। ये इसको बोलते हैं नुक्ता। जो आगे लगता है इसको नुक्ता बोलते हैं। यह 5 अक्षरों में लगता है। अरबी फारसी भाषा के जो अक्षर हैं उनमें ये लगता है, क, ख, ग, ज, फ। इन 5 वर्णों में ये नुक्ता चिन्ह लगता है। ये था पिछली कक्षा का रिवीजन। अभी हम पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान।
हम सबको पता है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसकी मैं समय न गवा के आज हम इसका उच्चारण पढ़ते हैं। स्वर, स्वर सबको पता है कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। व्यंजन कुल है 33। आज हम इन्हीं का उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपन के आधार पे। कंपन का मतलब ऐसे वर्ण, ये वर्णों के वर्ण का मतलब होता है स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण का निर्माण करते हैं। कंपन के आधार पर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष एक सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है अघोष और सघोष, क्योंकि अ पहले आता है स बाद में आता है, इसलिए अघोष ऊपर और सघोष नीचे। ये जो वर्ग मैंने लिखे हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसको इसी क्रम में आपको याद करना है, क च ट त प, ताकि वो आपको सरलता से याद हो जाएं। अघोष वर्ग के पहले दूसरे, व्यंजन वर्णमाला के वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे, ये इनका क्रम है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। पहला और दूसरा, अघोष में लिख दो तीसरा चौथा पांचवा, यानी बच गए कितने, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से लिखना। अघोष देखो अ को ऐसे लिखा है, यानी अ को यदि हम देखें तो इस तरीके से लिखा जाता है। यदि इसको हटा दें तो कितना बच गया, 3, यानी 3 से पहले वाले दोनों लिखने हैं, यानी पहला और दूसरे यहां आ जाएंगे। बच गए तीसरा चौथा पांचवा, वो लिख दो आप सघोष में, तीसरा चौथा पांचवा। अब आ जाओ आगे, क्योंकि ये कुल 33 होते हैं। हमने पढ़ा मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44, 11 स्वर और 33 व्यंजन, 44। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में आप ले लो, अंतस्थ व्यंजन है वो इसमें नहीं आता है। किसमें नहीं आता, अघोष में। इसमें कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में प्रथम तीनों से कितने हो गए टोटल, 13। पहला दूसरा जोड़ेंगे 5 दूनी 10 और 3 ये कुल 13। बाकी बच गए वो सारे क्या है, सघोष या घोष है। तीसरा चौथा पांचवा, फिर यह रह गया यानी ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और बचा हुआ उसमें से क्या है और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, सघोष। देखो स याद रखना, स में स्वर, सघोष कहलाएंगे सभी स्वर। और तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन, उस और है, कुल हो गए 31। 13 का उल्टा कर दो 31, यानी पूछा जाए फैक्ट से संबंधित प्रश्न, अलग प्राण कुल कितने होते हैं, तो 13 और अघोष कितने होते हैं, 13 और सघोष कितने होते हैं, 31। अभी आता है प्राण वायु के आधार पे। प्राण वायु के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अलग प्राण और महाप्राण। जिस तरीके से मैंने इनको लिखा है उसी तरीके से आपको याद करना है। अलग प्राण कहते हैं जिनको बोलने में कम वायु बाहर निकलती है और महाप्राण में ज्यादा निकलती है। देखो 5 है तो सबसे इसको इसी तरीके से लिखना है, ऊपर अलग प्राण नीचे महा, ठीक है। इसी क्रम में इनको लिखना 1 2 3 4 5। अलग प्राण में लिख दो पहले 1, महाप्राण में 2, ऊपर 3 नीचे 4। सबसे पहले ये शुरू होता है 5, यानी 1 3 5, 1 3 और 5, वो क्या कहलाएंगे, अलग प्राण कहलाएंगे। और सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ य र ल व, यानी ए का ध्यान रखना, पहला तीसरा पांचवा ऐसे अंतस्थ, और सभी स्वर क्योंकि इसमें ए आई आते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, अलग प्राण। वो उनकी संख्या टोटल कितनी हो गई, 30। महाप्राण बच गए कितना, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, और सभी ऊष्म व्यंजन स है। इस प्रकार कुल कितने हो गए, 14। इस प्रकार प्राणवायु आधार पर और कंपन के आधार पर हमने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा। इसमें से परीक्षा में यही प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से अलग प्राण कौन सा है, या कंपन के आधार पर घोष वर्ण कौन सा नहीं है। अभी हम इनका उच्चारण स्थान की एक तालिका पढ़ते हैं, ये बहुत बार परीक्षा में हमारे आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको अध्ययन करते हैं हम। देखिए बहुत ही सरल है,
सबसे पहले अगर मुख विवर का स्थान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। यदि हमारी जीभ का मूवमेंट यदि मुंह में होता है तो इसका मतलब वो स्पर्श व्यंजन है, यानी स्पर्श होंगे, वो टच करेंगे किसी न किसी मुंह में, किसी न किसी मुख विवर को कहीं से टच होती है। यदि मैं जीभ को पकड़ लूं तो कोई भी अक्षर है या वर्ण है वो मैं उच्चारित नहीं कर सकता। इसीलिए गूंगे व्यक्ति है वो उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जीभ है वो मूवमेंट नहीं करती है। आप ट्राई करके देखना, जीभ को बाहर निकाल के उसको पकड़ना और बोलने की कोशिश करना, कोई अक्षर बोला जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले कंठ, कै से कंठ तो कै वर्ग हो गया, ठीक है, यानी कै वर्ग पूरा। कंठ से कै वर्ग, प्रथम दोनों स्वर ए और आ, और विसर्ग है भी आता है, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है, दुख अंतः होता है, तो विसर्ग है भी आता है। लेकिन एनसीईआरटी और सीबीएसई ने है को अलिजीवा या सवर्यंत्र का, अलिजीवा कहते हैं, आप अपने मुंह को खोलते हो तो बीच में काकल लटकी रहती है, उसको अलिजीवा कहते हैं या सवर्यंत्र कहा जाता है। तो वो एक मात्र है। तो कै वर्ग किसमें आता है? कै याद रखना, कंठ वर्ग, और प्रथम दो स्वर ए आ। दूसरा चय वर्ग, चय वर्ग किसमें? कंठ के ऊपर क्या है? तालु। तालु में क्या आएगा? इसे तालव्य व्यंजन, तालव्य कहते हैं। उसमें चय वर्ग, ए आ के बाद के क्या है? ई, और ये और से, दोनों के एक एक लेने हैं, ये और से। कै वर्ग कंप्लीट, कै वर्ग कंप्लीट, ए आ पूरे, फिर ई पूरे, और ये और से। इसके बाद टै वर्ग, टै वर्ग का उच्चारण करते हैं, हमारी जीभ थोड़ी सी तालु से आगे लगती है, दांतों से थोड़ी पीछे लगती है, मसूड़ों से थोड़ी पीछे, उसे बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा टै वर्ग पूरा। इसके बाद आप बोलोगे सवर, तो ऊ बोलते हैं, तो उनका इस समय हमारे होठ है वो गोल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये आएगा नहीं। अब क्या बच गया? री, तो री का उच्चारण होता है री, तो इसलिए री इसमें आ गया मूर्धा में। इसके बाद दूसरा अंतस्थ में रे, और इसमें से, ये रे से और से दोनों आगे रे से। इसके बाद आता है दंते, आप उच्चारण करोगे जीवा हमारी दांत को छुएगी, तो पूरा तय वर्ग, पूरा का पूरा तय वर्ग। इसके बाद ले और तीसरा से। ये तीनों से का उच्चारण स्थान तालव्य, मूर्धा और दंते है। ले आ गया, से आ गया, संस्कृत का लिरी, इसको मैंने इसीलिए गोल किया ताकि संस्कृत का लिरी भी किसमें आता है? दंते में आता है। चौथा पै, उच्चारण करते ही पता चलता है ओष्ठ, इनका उच्चारण करने से ही हमें इनके नाम याद हो जाएंगे। पै ओष्टे, ओष्टे व्यंजन है पै। इस साथ में ऊ, होठ गोल हो रहे हैं, आपने पढ़ा था ना वृत्ताकार और अवृत्ताकार, स्वर का जब हमने अध्ययन किया था। ऊ, इन्हें कहते हैं ओष्टे व्यंजन। इनमें से परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज्यादातर इनको लेके पूछा जाता है, से और ई कि ये कहां से उच्चारित होते हैं। अब आता है ए आई है और ओ औ है, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 4, क्योंकि ये दो भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं। ए आ के ई मिलने से ए बनता है, ए आ के ऊ से मिलनान करने से ओ बनता है। इसी प्रकार से आई और औ का निर्माण, ए आ के सामने ए आई तो आई का निर्माण, और ए आ के सामने ओ औ आए तो औ का निर्माण होता है। तो ए आई यानी कंठ और तालव्य दोनों से इनका निर्माण हो रहा है। जैसे ए आ किससे बोले जा रहे हैं? कंठ से, और ई किससे बोला जा रहा है? तालव्य से, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। आपको अगर इनका निर्माण पता है तो आप इनको बता दोगे। ओ औ, ए आ किससे बोले जा रहे हैं? कंठ से, और ओ औ किससे, इनका निर्माण किससे हो रहा है? ए आई और ओ औ और ओष्ठ से हो रहा है, तो इनका कंठोष्ठे। वे, ये और वे को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। वे को बोला जाता है दंतोष्टे से, यानी दंत और ओष्ठ दोनों काम करते हैं। वे होठ बाहर निकलते हैं, जीभ है वो दांतों को छूती है, इसलिए इनको कहते हैं दंतोष्टे हैं। इसको काकल्य कंठे व्यंजन या काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, और अलिजीवा या सवर यंत्र भी कहा
जाता है। लास्ट है अंग यानी अनुस्वार, और प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर किससे उच्चारित होता है? नासिका से उच्चारित होता है। इसलिए अंग और पंचम सभी वर्गों के पंचम अक्षर किससे उच्चारित होंगे? नासिका से उच्चारित होंगे। इस प्रकार वर्ण विचार की ये जो श्रृंखला है, आज हमारी स्वर और व्यंजन का टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट होता है। इससे संबंधित यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप कभी भी किसी भी समय मेरे से संपर्क करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, तब तक न रुकें जब तक आपको आपकी सफलता न मिल जाए। जय हिंद।